पृथ्वीराज रासो क्या है? फिल्म, टीवी सीरियलों, दादी नानी के किस्सों या रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में संभवतः आपने पृथ्वीराज चौहान की जो कहानियां पढ़ी या देखी होंगी वो संभवतः इसी पृथ्वीराज रासो से निकली हैं। पृथ्वीराज रासो एक बड़ी कविता है जिसे आदिकाल यानी साल 1000-1400 के दौर की रचना माना जाता है। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। साहित्य के इतिहास के इसी विकासक्रम में शुरुआती दौर को आदिकाल कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो एक ऐसी कविता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताई गई है। इस कविता के लेखक चंद बरदाई बताए जाते हैं। पृथ्वीराज रासो की कहानी कुछ यूं है। पृथ्वीराज अजमेर के राजा सोमेश्वर के बेटे थे। सोमेश्वर की शादी दिल्ली के राजा अनंगपाल की बेटी कमला से हुई। दूसरी बेटी की शादी कन्नौज के राजा विजयपाल से हुई जिनसे जयचंद पैदा हुए। अनंगपाल ने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया। जयचंद को बुरा लगा। बाद में जयचंद ने यज्ञ का आयोजन किया और बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा। पृथ्वीराज यज्ञ में नहीं आए। गुस्साए जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति दरवाजे पर रखवाई। संयोगिता को पहले से पृथ्वीराज पसंद थे। संयोगिता ने मूर्ति पर माला डालकर अपने प्रेम का इजहार किया। बाद में पृथ्वीराज आए, लड़ाई करके संयोगिता को दिल्ली ले आए। पृथ्वीराज रासो के मुताबिक पृथ्वीराज का ध्यान संयोगिता पर ज्यादा रहा। इस बीच मोहम्मद गोरी का हमला हुआ। पृथ्वीराज ने हराया और गोरी को छोड़ दिया। गोरी ने फिर हमला किया और पृथ्वीराज पकड़कर गजनी ले जाए गए। पीछे से कवि चंद बरदाई भी पहुंच गए। चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण चलाकर पहले गोरी को मारा और फिर एक दूजे को मारकर मर गए। तो ये थी पृथ्वीराज रासो की वो कहानी जो लोक कथाओं में भी शामिल है और एक बड़े तबके के लिए हकीकत भी है। पर हिंदी साहित्य के जाने माने विद्वान और इतिहासकार इसे सच नहीं मानते हैं। कब रचा गया पृथ्वीराज रासो? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार और बड़े विद्वान थे जिनका जन्म 1884 और निधन 1941 में हुआ था। अपनी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा, पृथ्वीराज रासो में दिए हुए साल, संवत ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में पृथ्वीराज के दौर में इसके लिखे जाने पर संदेह है। अनेक विद्वानों ने इन कारणों से पृथ्वीराज रासो को 16वीं शताब्दी साल 1500 से 1600 में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासो में चंगेज, तैमूर जैसे कुछ बाद के शासकों के नाम आने से ये शक और मजबूत होता है। आचार्य शुक्ल की ऊपर लिखी बात को एक ऐतिहासिक तथ्य से समझते हैं। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल साल 1177 से 1192 था। ऐसे में चंद बरदाई या उनके बेटों का पृथ्वीराज रासो में लगभग 200 साल बाद के शासक तैमूर का जिक्र करना कैसे संभव है? मशहूर इतिहासकार और हिंदी लेखक राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी पृथ्वीराज रासो को कल्पना और तथ्यों से दूर बताया। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानिक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नाम का काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिलता है। इस पृथ्वीराज विजय की घटनाएं इतिहास के हिसाब से सटीक लगती हैं। इसमें पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूरी देवी लिखा है जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख से भी होता है। हांसी हरियाणा के हिसार में पड़ता है। ये जगह पृथ्वीराज चौहान के किले की वजह से भी मशहूर है। यहाँ से मिले शिलालेखों या दानपत्र और प्राचीन सिक्के भी पृथ्वीराज रासो में लिखे साल, संवत से मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए चंद ने पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के युद्ध के बारे में संवत 1115 यानी साल 1080 में लिखा, जबकि शिलालेख और फारसी इतिहास के मुताबिक गोरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध साल 1191 में हुआ था। भारतीय इतिहास की किताबों में भी यही साल मिलता है। पृथ्वीराज रासो के पक्ष विपक्ष में क्या तर्क हैं? ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज रासो को सही ठहराने के पक्ष में जानकारों ने राय ना दी हो, पर यहाँ पहले ये समझना जरूरी है कि शक संवत, विक्रम संवत और इंग्लिश कैलेंडर में क्या फर्क है। शक संवत इंग्लिश कैलेंडर से 78 साल पीछे और विक्रम संवत 57 साल आगे चलता है। पंडित मोहन लाल विष्णु लाल पंड्या, बाबू श्याम सुंदर दास और डॉक्टर दशरथ शर्मा हिंदी के बड़े जानकार माने गए। ये लोग पृथ्वीराज रासो को सही मानने के पक्ष में रहे। पंड्या के मुताबिक पृथ्वीराज रासो में संवत का फर्क 90-91 साल के अंतर के नियम से पड़ता है और ये अंतर भूल नहीं बल्कि जानबूझकर रखा गया है। इसके पक्ष में पंड्या ने पृथ्वीराज रासो के एक दोहे का जिक्र किया, एकादश से पंचदह विक्रम साक आनंद, जिसमें साक आनंद का अर्थ बताया गया 0 और नंद यानी 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। लेकिन आचार्य शुक्ल समेत कई विद्वानों ने ये सवाल उठाया कि ऐसे कैसे 90 साल घटा दिए गए। आचार्य शुक्ल ने अपनी किताब में लिखा, नंदवंशी शूद्र थे, इसलिए उनके शासनकाल को राजपूतों ने निकाल दिया।
पंड्या के ऐसे तर्क सिर्फ कल्पना ही हैं, क्योंकि आज तक कहीं से भी किसी प्रचलित विक्रम संवत से कुछ साल निकालने का कोई मामला सामने नहीं आया है। पृथ्वीराज रासो अगर किसी समसामयिक कवि ने रचा होता तो कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं तो ठीक होती। डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल के संपादन में छपी किताब हिंदी साहित्य में भी इस बारे में और जानकारी मिलती है। किताब में लिखा है, पृथ्वीराज रासो को जाली मानने वालों का एक तर्क ये भी था कि इसमें अरबी फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पर इसे ये कहकर रासो समर्थकों ने खारिज किया कि कवि चंद लाहौर के रहने वाले थे और ये इलाका मुसलमानों के प्रभाव में आ गया था, इसलिए भाषा में अरबी फारसी आना लाजिमी है। इन सब के बावजूद अगर सिर्फ इतिहास के नजरिए से देखें तो ज्यादातर जानकारों ने कहा कि पृथ्वीराज रासो की घटनाएं इतिहास से नहीं मिलती हैं। पृथ्वीराज चौहान का सच क्या है? संभव है कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सवालों के घेरे में है तो पृथ्वीराज चौहान का सच क्या है? अब हम आगे की कहानी में इतिहासकारों और पृथ्वीराज विजय के जरिए यही समझने की कोशिश करते हैं। मध्यकालीन भारत के एक जाने माने इतिहासकार सतीश चंद्र माने जाते हैं। सतीश चंद्र ने अपनी किताब मध्यकालीन भारत में पृथ्वीराज चौहान पर लिखा था। इस किताब के अध्याय 5 में सतीश चंद्र ने बताया, गुजरात के राजाओं के अधीन रह चुके चौहानों ने 10वीं सदी के अंतिम सालों में नदौल में राजधानी बसाई। इस वंश के शासक विग्रहराज ने चित्तौड़ पर कब्जा किया और अजयमेरू यानी अजमेर को बसाया। विग्रहराज ने धिल्लिका यानी दिल्ली को 1151 में तोमरों से छीना। चौहान राजाओं में सबसे मशहूर पृथ्वीराज तृतीय थे, जो साल 1177 के आसपास गद्दी पर बैठे। पृथ्वीराज ने तत्काल प्रसार की नीति अपनाई और कई छोटे छोटे राजपूत राज्यों पर जीत हासिल की। गुजरात के चालुक्य राजा के खिलाफ संघर्ष में वो सफल नहीं हुए, इसलिए गंगा घाटी की ओर मुड़ गए। सतीश चंद्र ने किताब में लिखा, पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड की राजधानी महोबा के खिलाफ अभियान चलाया। यही वो संघर्ष था जिसमें आल्हा और उदल नाम के मशहूर योद्धा मारे गए। हालांकि प्रचलित कहानियों और महोबा में आज भी सुनाए जाते आल्हा खंड में ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई में उदल मारे गए थे, जिसका बदला लेने के लिए आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान से जंग लड़ी और उन्हें हराकर गुरु के कहने पर जीवनदान भी दिया। किताब के मुताबिक कन्नौज के जयचंद ने इस संघर्ष में महोबा के चंदेल राजा की मदद की थी। दिल्ली और पंजाब पर नियंत्रण के प्रयासों का गढ़वालों ने भी मुकाबला किया था। यही दुश्मनी थी जिनके कारण पंजाब से गजनवियों को बाहर करने के लिए राजपूत राजाओं का आपस में मेल असंभव हो पाया। ये वही जयचंद थे जिनको लेकर पृथ्वीराज रासो में कई वजहों से पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी बताई गई थी।